Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. कभी हुआ है ऐसा कि मूवी ख़त्म हो जाए और आप बस स्क्रीन देखते रह जाओ, दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल के साथ, अबे ये क्या ही था। वेलकम टू पॉपकॉर्न थियरी टीवी दोस्तों, जहां हम डिकोड करते हैं साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स, माइंड बेंडिंग एंडिंग्स और वो थियरीज जो आपको रात भर सोने नहीं देती। मैं हूँ हर्ष और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इस जर्नी का पहला ट्विस्ट विथ वन ऑफ द मोस्ट कन्फ्यूजिंग फिल्म्स एवर मेड, शटर आइलैंड। लियोनार्डो डिकैप्रियो, एक क्रीपी मेंटल असाइलम, एक मिसिंग पेशेंट और एक ऐसा ट्विस्ट जो आपके दिमाग का पॉपकॉर्न बना देगा। शटर आइलैंड इज नॉट जस्ट अ मूवी, ये एक पजल है जिसमें हर क्लू, हर फ्लैशबैक, हर हेलुसिनेशन कुछ कह रहा है। बट द बिगेस्ट क्वेश्चन इज, वॉज टेडी रियली इनसेन और वॉज ही बीइंग प्लेड। आज हम ब्रेक करेंगे इस पूरी कहानी को, फ्रॉम प्लॉट ब्रेकडाउन टू अल्टरनेट थियरीज एंड फाइनली द हॉन्टिंग लास्ट लाइन। Which would be worse? To live as a monster? Or to die as a good man? सो टाइटन योर सीट बेल्ट्स, क्योंकि ट्विस्ट अभी बाकी है मेरे दोस्त। शटर आइलैंड 2003 का एक नावल है जिसे लिखा गया था डेनिस लियान के द्वारा, जो मिस्टिक रिवर और गॉन बेबी गॉन जैसे नावल के लिए काफ़ी मशहूर है। इस स्टोरी को फिल्म में बदला मार्टिन स्कॉर्सेसी ने, जो एक महान डायरेक्टर है जिनकी फिल्मोग्राफी में टैक्सी ड्राइवर, द डिपार्टेड, गुडफेलास और द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट जैसे जेम्स है। शटर आइलैंड 2010 में रिलीज़ हुई एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है जिसे डायरेक्ट किया था मार्टिन स्कॉर्सेसी ने, और लीड रोल में है लियोनार्डो डिकैप्रियो, टेडी डैनियल, मार्क रफेलो एज चक हॉल, बेन किंग्सली एज डॉक्टर कॉली, मिशेल विलियम्स एज डोलोरेस। मूवी की IMDb रेटिंग है 8.2 ऑन 10, जो बताता है कि क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों ने इस फिल्म को काफ़ी पसंद किया है। और जब मैंने पहली बार ये मूवी देखी भाई, मेरी तो हवा ही टाइट हो गई। मूवी के एंड में सिर्फ एक लाइन है, वुड यू रादर लिव एज अ मॉन्स्टर और डाई एज अ गुड मैन। और उसी मोमेंट पर सब कुछ चेंज हो जाता है। खैर, विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स मूव ऑन टू अ मूवी। मूवी की शुरुआत होती है एक फॉगी मॉर्निंग में। एक फेरी छोटी सी आइलैंड की तरफ बढ़ रही है और उस फेरी में 2 US मार्शल्स हैं, टेडी डैनियल्स और चक हॉल। टेडी पानी से थोड़ा एंशियस नज़र आता है और उससे काफ़ी उल्टियाँ हो रही रहती है, और हम व्यूवर्स को ये दर्शाया जाता है कि वो पानी से काफ़ी डरता है। लेकिन इस बार का मिशन उसके लिए काफ़ी पर्सनल और ऑफिशियल था। ये दोनों जा रहे हैं शटर आइलैंड, एक ऐसे असाइलम में जहाँ क्रिमिनली इंसेन पेशेंट्स को रखा जाता है, और वहाँ के एक पेशेंट रेचल सोलांडो कहीं गायब हो गई है। फेरी में एक छोटी सी कन्वर्सेशन के दौरान टेडी अपने पास्ट का जिक्र करता है। वो कहता है कि उसकी वाइफ अपार्टमेंट में आग लगने के कारण मर गई थी, और चक, उसका पार्टनर, वो टेडी से काफ़ी इम्प्रेस नज़र आता है। वो टेडी को बॉस कहकर बुलाता है और बोलता है कि टेडी एक लेजेंड जैसा मार्शल है। जब ये लोग आइलैंड पहुंचते हैं तब पता चलता है कि एक बड़ा तूफान आने वाला है। आइलैंड पे इनका स्वागत करता है डेप्यूटी वार्डन मैकफर्सन। मैकफर्सन एक काफ़ी स्ट्रिक्ट और मिस्टीरियस टाइप का इंसान है। पोर्ट से असाइलम तक ड्राइव करने से पहले एक अजीब सा हादसा होता है। उन्हें कहा जाता है कि अपने गन सरेंडर कर दो। टेडी थोड़ा हेसिटेट करता है, पर आखिरकार सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के लिए उसे अपनी गन देनी पड़ती है। लेकिन चक जब उसकी गन निकाल रहा होता है, उसका गन निकालने का तरीका ही काफ़ी ऑड लगता है, जैसे वो कोई ट्रेंड मार्शल ही ना हो। टेडी को भी उसका बिहेवियर नोटिस करता है और उसे वो काफ़ी स्ट्रेंज लगता है। फिर कुछ देर बाद ये लोग मिलते हैं डॉक्टर कॉली से, जो हॉस्पिटल के हेड है। काफ़ी काम, कंपोज्ड और इंटेलिजेंट पर्सनालिटी है उनकी। वो टेडी को एक एस्पिरिन देता है क्योंकि वो अभी सी सिक फील कर रहा है। कॉली उन्हें असाइलम के रूल्स और स्ट्रक्चर के बारे में बताता है, जैसे वार्ड A में मेल पेशेंट्स को रखा जाता है, वार्ड B में फीमेल पेशेंट्स, और वार्ड C में सबसे खतरनाक पेशेंट्स को रखा जाता है। वार्ड C एक्चुअली में एक सिविल वॉर फोर्ट्रेस जैसा स्ट्रक्चर है जिसके चारों ओर इलेक्ट्रिकल फेंसिंग लगे हुए। अब हम बात करते हैं रेचल सोलांडो के केस के बारे में। रेचल सोलांडो एक ऐसी औरत जिसे अपनी खुद के बच्चों को पानी में डुबाकर मार दिया है, लेकिन वो खुद मानती ही नहीं है कि उसने कोई क्राइम किया है। उसका कहना है, मेरे बच्चे अभी भी ज़िंदा है और वो सब इसी आइलैंड पर रहते हैं। वो आइलैंड को अपना घर समझती है और डॉक्टर, नर्सेस, पेशेंट को नेबर, मिल्कमैन, पोस्टमैन इत्यादि ये सब समझती है। थोड़ी देर बाद
टेडी और चक गार्ड्स के साथ रेचल सोलांडो को ढूंढने जाते हैं आइलैंड के चारों ओर। तब टेडी एक लाइट हाउस देखता है। वो लाइट हाउस कुछ ज़्यादा ही मिस्टीरियस सा लग रहा होता है, जैसे वहाँ पर कुछ छुपा हो। टेडी अब इन्वेस्टिगेशन को डीप लेना चाहता है। वो हॉस्पिटल स्टाफ और पेशेंट से भी पूछताछ करना चाहता है और हॉस्पिटल के सारे ऑफिशियल रिकॉर्ड्स देखना चाहता है। लेकिन जब वो इसके बारे में डॉक्टर कॉली से बात करता है, तब डॉक्टर कॉली उसे क्लियरली मना कर देते हैं। ये चीज़ टेडी को और भी ज़्यादा सस्पिशियस बना देती है। जब टेडी रेचल के रूम में इन्वेस्टिगेशन करता है, तब उसे एक चिट मिलती है। उस पर लिखा होता है द लॉ ऑफ 4 हु 67। ये लाइन मानो किसी पजल का कोई पीस हो, मिसिंग पीस, जो अपने दिमाग में ऐसा घुस जाता है कि हम भुला ही ना पाए। स्टाफ सिर्फ यही बोलता है कि रेचल ने डॉक्टर शियान की थियरी सेशन अटेंड की थी। टेडी तुरंत डॉक्टर शियान से मिलना चाहता है, लेकिन कॉली बताता है कि वो सुबह ही वेकेशन पे चला गया है। टेडी का सस्पिशन अब और बढ़ जाता है। अब टेडी और चक को डॉक्टर जेरेमाया नेरिंग से मिलाया जाता है। वो एक थोड़ा अनसेटलिंग फिलोसॉफिकल टाइप का डॉक्टर है। इसी बीच बैकग्राउंड में एक पुराना म्यूज़िक बज रहा होता है और टेडी फ्लैशबैक में चला जाता है। फ्लैशबैक में वो वर्ल्ड वॉर 2 के दिनों में, जहाँ एक नाजी जनरल सुसाइड कर रहा होता है, लेकिन टेडी उसका गन ले लेता है और वो जनरल को सफ़र करता देखना चाहता है। रूम में चारों ओर पेपर्स उड़ रहे होते हैं और म्यूज़िक धीरे धीरे और भी ज़्यादा इंटेंस हो जाता है। ये सब टेडी के ट्रॉमा और गिल्ट को सरफेस पे ला रहा होता है। और इसी वक्त टेडी ये भी जान जाता है कि डॉक्टर जेरेमाया नेरिंग जर्मन बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। डॉक्टर से थोड़ी देर कॉन्वर्सेशन करने के बाद टेडी को मानो ऐसे लगने लगता है जैसे डॉक्टर उससे कुछ छुपा रहे हो। उसे कोई सीधा जवाब नहीं मिलता। वो काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और गुस्से में फाइनली डॉक्टर कॉली से कहता है दिस इन्वेस्टिगेशन इज़ ओवर, मैं अपना रिपोर्ट फाइल करना चाहता हूँ। लेकिन तब एक और वियर्ड मोमेंट होता है। टेडी को ये याद ही नहीं है कि उन्हें इस मिशन पर किसने भेजा है। वो जब बोलता है कि मैं अपना रिपोर्ट फाइल करना चाहता हूँ, मगर वो ये सोचने लगता है कि मैं अपना रिपोर्ट भेजूंगा कहाँ। तभी चक तुरंत बोलता है हूवर्स बॉयज़। उसी वक्त टेडी एग्री करता है कि या हूवर्स बॉयज़, लेकिन क्लियरली कुछ ना कुछ तो ऑफ लगता है। अब रात हो जाती है और टेडी अपने डॉर्म रूम में रेस्ट कर रहा है। चक उसे कन्विंस करता है कि तुम क्विटर नहीं हो बॉस, तुम लेजेंड हो। टेडी सो जाता है और फिर शुरू होती है एक हॉन्टिंग ड्रीम सीक्वेंस। उसके ड्रीम में आती है उसकी वाइफ डोलोरेस। डोलोरेस उससे पूछती है क्या तुम इसलिए पीते हो क्योंकि तुम वर्ल्ड वॉर 2 में इतने लोगों को मारा था। और उसी वक्त विंडो के बाहर एक लेक हाउस दिख रहा होता है और डोलोरेस वही खड़ी होती है। टेडी और डोलोरेस स्लो डांस करते हैं, लेकिन अचानक से उनका अपार्टमेंट आग पकड़ लेता है। डोलोरेस धीरे धीरे राख बन जाती है। ये मोमेंट हम व्यूवर्स के लिए काफ़ी डिस्टर्बिंग सा होता है, जैसे टेडी का डीपेस्ट ट्रॉमा विजुअलाइज हो रहा हो। टेडी शॉक में उठता है। सीलिंग से पानी टपक रहा होता है उसके चेहरे पर। पानी और आग दोनों उसके फियर्स के सिंबल है। इस रात के बाद टेडी की रियलिटी और भी ज़्यादा डिस्टॉर्ट होने लगती है और क्वेश्चंस और ज़्यादा डार्क होने लगते हैं। अगले दिन सुबह टेडी फिर से डॉक्टर कॉली से मिलता है। वो रेचल सोलांडो के ट्रीटमेंट के बारे में और क्वेश्चन पूछता है। कॉली बताते हैं कि रेचल को थोराजिन जैसे हैवी ट्रैंक्विलाइजर दिए जा रहे थे, लेकिन थेरेपी उस पर कुछ काम नहीं कर रही थी। वो अपने पास से कंप्लीट डिनाइल में थी और वो अपने चिल्ड्रन की मौत को मानने को तैयार नहीं थी। अब स्टॉर्म कई ज़्यादा इंटेंस हो जाता है। आइलैंड पूरा अंधेरा और अनसर्टेनिटी से भर जाता है। टेडी और चक अब पेशेंट से डायरेक्ट इंटरोगेशन स्टार्ट करते हैं। पहला पेशेंट स्क्रीन पर आता है पीटर ब्रीन। पीटर ब्रीन एक वायलेंट पेशेंट है। पीटर ब्रीन ने उसकी फादर की नर्स पे ग्लास से अटैक किया था और उसका चेहरा हमेशा के लिए बिगाड़ दिया। टेडी को उसकी फिल्थी बातें इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब करती है और वो पेंसिल से पेपर पर ब्रश करने लगता है एग्रेसिवली, जो पीटर को विजिबली अनकंफर्टेबल कर देती है। लेकिन टेडी को उसका दिमाग पढ़ रहा होता है, उसके रेज को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वो पॉइंट पे आता है, क्या तुम एंड्रो लेडीज़ को जानते हो? पीटर का एक्सप्रेशन तुरंत बदल जाता है। वो शॉक लगता है, जैसे वो नाम उसके लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट हो। गार्ड उसे तुरंत ले जाते हैं और सस्पेंस और गहरा हो जाता है। नेक्स्ट इंटरोगेशन में आती है मिसेस कर्न। टेडी को वो इनिशियली नॉर्मल लगती है, लेकिन वो कामली बताती है कि उसने अपने एब्यूसिव हस्बैंड को एक्स से मार दिया है। वो कहती है वो मुझे मारता था और हर औरत के साथ सो जाता था जो उसे मिलती थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई गिल्ट नहीं होता। वो कहती है मैं यहाँ रहना चाहती हूँ, मुझे यहाँ आराम मिलता है, मुझे बाहर की दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। उसे ये तक नहीं पता कि टीवी क्या चीज़ होती है। रेचल सोलांडो के केस पे वो वही बातें रिपीट करती है कि रेचल मानती थी कि उसके बच्चे ज़िंदा है, कैसे पूरा आइलैंड उसका एक हैप्पी नेबरहुड है, वगैरह वगैरह। टेडी उससे पूछता है कि डॉक्टर शियान कैसा डॉक्टर है, क्या कभी उसने कोई इनअप्रोप्रिएट बिहेव किया हो? इस पर मिसेस कर्न्स बोलती है कि नहीं, वो एक काफ़ी अच्छा डॉक्टर है। तभी वो चक से एक ग्लास पानी मांगती है। चक उठ जाता है और तभी मिसेस कर्न टेडी के नोटपैड पर कुछ लिखती है, बस एक वर्ड, रन। अब आता है एक बहुत बड़ा डिस्टर्बिंग मोमेंट। वो पानी पीती है, लेकिन हम ग्लास ही नहीं देख पाते, सिर्फ उसके हाथों की मूवमेंट दिख रही होती है, लेकिन ग्लास इनविजिबल होता है।
ये सटल विजुअल क्लू भी हो सकता है कि क्या ये सब कोई हेल्यूसिनेशन हो या फिर ये मूवी डिलिबरेटली हमें कंफ्यूज कर रही हो। टेडी इस इंटरोगेशन को भी सेम क्वेश्चन पे एंड करता है, हु इज़ एंड्रू लेडिस। मिसेस कंस रिएक्ट तो करती है, लेकिन उसका रिएक्शन भी उतना ही वियर्ड होता है जितना पीटर का था, जैसे इस नाम का कोई डार्क पास्ट हो। इंटरोगेशन के बाद टेडी और चग अब आइलैंड के अराउंड घूमने लगते हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ आंसर नहीं और ज़्यादा क्वेश्चन मिलते हैं। जब टेडी और चक आइलैंड के आसपास घूम रहे होते हैं तभी तूफान और भी ज़्यादा बढ़ने लगता है। तभी चक टेडी से पूछता है कि एंड्रू लेडिस कौन है जिसके बारे में तुम सब पेशेंट से पूछ रहे थे। टेडी बताता है कि एंड्रू लेडिस एक मेंटेनेंस वर्कर था जो उसके अपार्टमेंट में काम करता था और उसी ने उसके घर को आग लगाकर जला दिया था, जिसमें उसकी वाइफ डोलोरेस की मौत हो गई थी। अभी बिजली, बारिश और हवा का शोर सब कुछ अनसेटलिंग सा हो जाता है। दोनों एक सेंचुरी टाइप जगह में छुप जाते हैं और यहाँ पे पहली बार टेडी अपने दिल की बात कहता है। वो कहता है कि एंड्रू लेडिस एक किलर है और उसे लगता है कि वो इसी आइलैंड पे कहीं छुपा है। टेडी कहता है कि उसके आंखों में बस एक ही ऑब्सेशन है, लेडीज़। अब टेडी के फ्लैशबैक्स और इंटेंस होने लगते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के सीन्स, डकाऊ कॉन्सेंट्रेशन कैंप के विजुअल। हम देखते हैं कैसे जर्मन गार्ड सरेंडर कर देते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें मास एक्सिक्यूशन में मार दिया जाता है। टेडी का कहना था कि ये वॉर नहीं था। टेडी अब चक से कहता है कि ये आइलैंड सिर्फ एक असाइलम नहीं है, ये एक एक्सपेरिमेंट है। वो कहता है कि उसने ऐसा सुना है कि यहाँ पर नाजी स्टाइल एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, ब्रेन सर्जरीज, अनएथिकल ट्रीटमेंट्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और ये सब उसे बताया था जॉर्ज नॉइस ने। जॉर्ज नॉइस एक पेशेंट था जिसने पहले टेडी को आइलैंड के बारे में वार्न किया था। टेडी सोचता है कि ये केस सॉल्व करने का इरादा लेकर वो यहाँ आया था, लेकिन अब ऐसा लगने लगा है जैसे मानो ये आइलैंड ने उसे ट्रैप कर लिया हो। चक हर बात में टेडी से एग्री करता है। वो पूछता है कि कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ जानबूझकर लाया गया हो। टेडी का डाउट अब पैरानोया में बदल जाता है। क्या मैं ही पेशेंट बन गया हूँ? क्या ये सब एक प्लान था? इतने में स्टॉर्म इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि डेप्यूटी वार्डन उन्हें रेस्क्यू करने आता है। उन्हें नए कपड़े दिए जाते हैं जो सस्पिशियसली पेशेंट के यूनिफॉर्म जैसे लगते हैं। उन्हें सिगरेट्स भी मिलती है और अब वो प्रॉपर पेशेंट जैसे दिख रहे हैं। दोनों आइलैंड में वॉक करते करते कॉन्फ्रेंस रूम तक पहुंच जाते हैं जहाँ डॉक्टर कॉली उसका इंतज़ार कर रहा होता है। यहाँ टेडी एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उठाता है। वो डॉक्टर कॉली से वो नोट का मेंशन करता है जो उसने रेचल के कमरे में पाया था, द लॉ ऑफ 4 हुई 67। टेडी बार बार पूछता है कि ये 67 का मतलब क्या है, लेकिन डॉक्टर कॉली कुछ भी डायरेक्ट जवाब नहीं देते। टेडी कहता है कि आपने खुद कहा था कि वार्ड ए और बी में 42 पेशेंट्स है और वार्ड सी में 24, जो टोटल होते हैं 66 पेशेंट। तो क्या ये नोट यह कह रहा है कि यहीं पे 67 पेशेंट भी है जो आप लोग छुपा रहे हो? डॉक्टर कॉली स्टिल काम कुछ नहीं बोलता और तभी कॉली उन्हें एक गुड न्यूज़ देता है कि रेचल सोलांडो वापस आ गई है। ये सुनते ही टेडी शॉक में आ जाता है। वो मिसिंग पेशेंट कैसे वापस आ सकती है, और वो भी बिना किसी एक्सप्लेनेशन के? क्या ये सब एक एलैबोरेट सेटअप है? अब टेडी और चक मिलते हैं रेचल सोलांडो से, जिसके पीछे पूरा इन्वेस्टिगेशन घूम रहा था। उसके सेल में घुसते ही चक ऑब्जर्व करता है कि रेचल के शरीर पर कोई भी निशान नहीं है, ना स्क्रैचेस ना ब्रूजेस, जो नेचुरली होने चाहिए अगर कोई औरत जंगल के थ्रू भाग रही है और वहाँ से वापस आ रही है। ये ऑब्जर्वेशन उनके डाउट को और गहरा करता है। डॉक्टर कॉल इंट्रोड्यूस करता है टेडी और चक एज ए पुलिसमैन और कहता है कि ये दोनों रेचल से उसके कल के रूटीन के बारे में कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। रेचल बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करती है। वो कहती है, मैंने कल सुबह अपने बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बनाया था, फिर उनके साथ खेला और फिर लेक में स्विम किया। ये लेक में स्विम करना सुनते ही टेडी का चेहरा थोड़ा डिस्टर्ब सा हो जाता है, जैसे उसके अंदर कुछ टूट रहा हो। लेकिन लेक और पानी दोनों उसके दर्द को ट्रिगर करती है। थोड़ी देर बाद रेचल स्लोली टेडी के पास आने लगती है और कहती है कि उसने पूरा दिन उसके बारे में सोचकर गुजारा। वो कहती है कि टेडी ने उसे अकेला छोड़ दिया क्योंकि वो मर चुका है, और वो रोने लगती है टेडी को गले लगाकर। टेडी उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी रेचल पूछती है कि मेरा जिम तो मर चुका है, तो तुम कौन हो? ये लाइन बोलते ही वो एकदम से ब्रेक डाउन कर जाती है। उसका इमोशन एकदम रॉ और स्केरी हो जाता है। रूम का माहौल एकदम इंटेंस हो जाता है। इस सीक्वेंस से ऑडियंस को लगता है कि या तो रेचल पागल है या ये पूरा सिनेरियो फेक है, और टेडी खुद कंफ्यूज हो जाता है। इस इंटेंस सीन के बाद टेडी को एक कमरे में ले जाया जाता है जहाँ उसे डॉक्टर कॉली द्वारा एक सेडेटिव दिया जाता है, जिससे टेडी इनकार करता है, पर उसका सिर दर्द बढ़ने के कारण वो लेकर और फिर उसे सुला दिया जाता है। टेडी फिर से एक और डरावना सपना देखता है। उसके आंखों के सामने फिर वही पुराना वर्ल्ड वॉर 2 का बैटलफील्ड, पाइल्स ऑफ बॉडीज, सब बिखरा होता है। बट दिस टाइम कुछ अलग होता है। उन लाशों के बीच उसे दिखती है रेचल सोलांडो और एक छोटी सी लड़की, दोनों मुर्दा जैसे, लेकिन आंखें टेडी की तरफ घूर रही होती है। वो छोटी लड़की उससे पूछती है कि तुमने मुझे बचाया क्यों नहीं?
टेडी एकदम से चौंक जाता है। गिल्ट उसके चेहरे पे क्लियरली दिख रहा होता है। अगला सीन शिफ्ट होता है। अब वो वही ऑफिस में होता है जहाँ उसने पहली बार डॉक्टर जेरेमाया नेरिंग से मुलाकात की थी। अब हम टेडी के एक सपने में सपना देख रहे हैं, लेकिन इस बार कुर्सी पर कोई और बैठा होता है, एंड्रू लेडिस। हाँ, वही एंड्रू जिसके बारे में टेडी हर वक्त बात करता रहता है। उसके चेहरे पे एक डीप स्कार होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे टेडी ने चक को डिस्क्राइब किया था। लेडिस टेडी को देख के एक हल्की सी मुस्कुराहट देता है, एक मैच स्टिक जलाता है, जैसे वो याद दिला रहा हो कि उसने टेडी का अपार्टमेंट कैसे जलाया था। वो टेडी का सिगरेट जलाता है, लेकिन तभी उसका चेहरा बदल जाता है। चक का चेहरा बन जाता है। चक कहता है, टेडी वक्त खत्म हो रहा है, जल्दी कुछ करना होगा। टेडी कंफ्यूज होता है, लेकिन तभी एक औरत की चीख सुनाई देती है। वो देखता है कि रेचल सोलांडो जो अपने बच्चों के साथ खड़ी होती है, लेकिन सबके कपड़े खून से भरे होते हैं। रेचल चिल्लाती है, हेल्प करो टेडी, हेल्प। टेडी पहले हेसिटेट करता है, डर के मारे पीछे हट जाता है, लेकिन तभी वो छोटी सी लड़की, उसके सपने वाली, उसके पास आती है और पूछती है, तुमने मुझे बचाया क्यों नहीं। इस बार टेडी उसे गोद में उठाता है और कहता है, मैंने टाइम पे नहीं पहुंच सका, आई एम सॉरी। फिर वो उसे लेके लेक की तरफ जाता है, वही लेक जहाँ पहले उसने सपने में डोलोरेस को देखा था। टेडी एक एक करके सभी बच्चों को लेक में डुबो देता है, और सबसे डिस्टर्बिंग बात, रेचल ये सब देखकर खुश होती है, मुस्कुराती है। ये सपना एक साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन जैसा हो जाता है। टेडी एक झटके से नींद से उठता है, तभी वो देखता है डोलोरेस, उसकी वाइफ, उसके कमरे में आती है। उसका पूरा जिस्म गीला होता है और टेडी पूछता है, व्हाई आर यू सो वेट बेबी। डोलोरेस कहती है, लेडीज जिंदा है टेडी, तुम्हें उसे ढूंढना होगा और उसे मारना होगा। टेडी अपने खौफनाक सपने से उभर ही रहा होता है कि ये बात उसे पता चलती है कि जनरेटर फेल हो चुका है, जिसका मतलब ये होता है कि वार्ड सी के इलेक्ट्रिक फेंसेस अब काम नहीं कर पाएंगे। टेडी के दिमाग में तुरंत एक आइडिया आता है, अगर अब फेंसेस में करंट है ही नहीं तो हम वार्ड सी जा सकते हैं। चक थोड़ा हेसिटेट करता है, लेकिन टेडी के प्रेशर में वो भी रेडी हो जाता है। दोनों अंधेरा, तूफान और बारिश के बीच वार्ड सी की तरफ निकल पड़ते हैं। ये जगह एक पुराना सिविल वॉर फोर्ट्रेस है, डरावना, अंधेरा और बिल्कुल अनसेटलिंग। जैसे ही वो अंदर जाते हैं, एक पेशेंट अचानक टेडी पे अटैक करता है। टेडी का गुस्सा कंट्रोल के बाहर हो जाता है और वो उस पेशेंट का पीछा करता है और उसे बुरी तरह से मारना शुरू करता है। चक और एक गार्ड मुश्किल से उस पेशेंट को बचा पाते हैं। टेडी अब बिल्डिंग के अंदर अकेला घूम रहा होता है, तभी उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है, एक आवाज़ जो उसके अंदर के सच को जानती हो। टेडी एक मैच स्टिक जलाता है और उसकी रोशनी में एक चेहरा दिखता है, जॉर्ज नॉइस। हाँ, वही पेशेंट जिसने पहली बार टेडी को शटर आइलैंड के राज के बारे में बताया था। जॉर्ज सीधा कहता है, तुझे समझ नहीं आ रहा है क्या कि ये सब एक शो है। ये डॉक्टर तेरे दिमाग के साथ खेल रहे हैं। सिगरेट, एस्पिरिन, पिल्स, सब में कुछ ना कुछ मिलाया गया है। टेडी शॉक में आता है। जॉर्ज फिर कहता है कि क्या तुम उस चक पर भी भरोसा करते हो और तुम्हें ये लगता है कि वो तुम्हारा पार्टनर है, लेकिन तुम उसे कितना ही जानते हो। टेडी फिर से कंफ्यूज हो जाता है। जॉर्ज कहता है कि क्या तुमने कभी साथ में काम किया है, या तुम्हें याद भी है कि तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा गया है। ये सब बात तुम्हें कैसे याद नहीं हो सकती टेडी। टेडी का दिमाग हिलने लगता है, सस्पिशन उसके चेहरे पे क्लियरली दिख रही होती है। जॉर्ज फिर कहता है, मैं यहाँ हूँ तेरी वजह से। तू मुझे ढूंढ रहा था, मुझे पीटा और फिर मुझे ये लोग इस नरक में ले आए। टेडी गिल्ट और कन्फ्यूजन में डूबा हुआ होता है। तभी एक और हेलुसिनेशन होता है। जॉर्ज के सेल में उसे डोलोरेस नज़र आती है, उसकी वाइफ, गीली, ब्रोकन और उसे घूरती हुई। जॉर्ज कहता है, उसे छोड़ दे टेडी, वो मर चुकी है, उसे जाने दे। टेडी इमोशनल ब्रेकडाउन के बिल्कुल एज पर होता है। जॉर्ज फाइनली कहता है, अगर तू लेडीज़ को ढूंढना चाहता है तो जा उस लाइट हाउस में, वही तेरे सारे सवालों का जवाब तुझे मिलेगा। जॉर्ज के सच के बाद टेडी पूरा हिल चुका होता है। तभी चक आता है और जल्दी से कहता है कि टेडी, हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा। डिप्टी वार्डन और डॉक्टर कॉली को पता चल चुका है कि तुमने एक पेशेंट को पीटा है। टेडी टेंशन में वार्ड सी से बाहर निकल ही रहा होता है, लेकिन अब उसके अंदर एक नया शक पैदा हो चुका है। ये शक है उसके पार्टनर चक पर। वो चक से पूछता है कि तुम कहाँ थे जब मैं उस पेशेंट से लड़ रहा था। चक कहता है कि मैं एक फाइल रूम में गया था जहाँ उसे एंड्रू लेडीज़ के एक इंटेक फॉर्म मिला। उसमें नाम तो था, लेकिन ना कोई फ़ोटो था, ना इंसिडेंट रिपोर्ट, कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक ब्लैंक सा रिपोर्ट है। टेडी सस्पिशियस होता है। वो उस फॉर्म को देखने से इनकार कर देता है और वो कहता है कि इसे तुम्हें मुझे दिखाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे खुद पता लगाना है। अब उसका दिमाग सिर्फ एक चीज़ पे सेट होता है, लाइट हाउस, वही जगह जिसके बारे में लोग कुछ नहीं बताते, जहाँ टेडी को लगता है ट्रुथ छुपा हुआ है। चक उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है। टेडी लाइट हाउस जाना डेंजरस है, पुलिस वाले, गार्ड्स सब होंगे वहाँ, लेकिन टेडी रुकता नहीं। वो कहता है कि अब उसे किसी पे भरोसा नहीं रहा और वो अकेला जा रहा है। टेडी अकेला निकल पड़ता है लाइट हाउस की तरफ,
तूफान के बीच, हवा, बारिश और समंदर के चीखों के साथ। लेकिन जैसे ही वो लाइट हाउस के करीब जाता है, वो देखता है वहाँ तक पहुँचना नामुमकिन है। समंदर का पानी चढ़ गया है, वेव्स डेंजरस हो चुकी है और कोई रास्ता ही नहीं दिखता। थक हार कर टेडी वापस मोड़ता है, लेकिन एक और शॉक उसका इंतजार कर रहा होता है। चक गायब है। वो क्लिफ के एज तक जाता है और नीचे देखता है कि चक चट्टानों पे पड़ा है। टेडी शॉक में चिल्लाता है, चक! लेकिन नेक्स्ट मोमेंट एक बड़ी वेव आती है और चक को समंदर अपने साथ ले जाता है। चक के समंदर में नीचे गिरते ही टेडी धीरे धीरे नीचे उतरने लगता है, उस चट्टानों तक जहाँ चक को देखा था, लेकिन वहाँ कोई लाश नहीं होती। वो शॉक में इधर उधर देखता है और तभी उसे एक अजीब सी चीज़ नजर आती है। चट्टानों के बीच में से काफ़ी सारे चूहे निकल रहे होते हैं। चूहे चट्टानों के सुराखों में भाग रहे होते हैं। कुछ समय के लिए लगता है मानो ये कोई हेलुसिनेशन ही हो, क्योंकि सीन बहुत ही स्ट्रेंज और डिस्टर्बिंग है और ये डिस्टर्बिंग सीन और ज़्यादा बढ़ रहा है। और तभी एक केव से रोशनी आती दिखती है। टेडी उस रोशनी की तरफ बढ़ जाता है। वो केव के अंदर चढ़ाई करता है और एक औरत उसके सामने आती है और वो औरत उसे पहले तो डरती है, लेकिन फिर उसे पहचान जाती है। वो पूछती है कि तुम वही यूएस मार्शल हो ना? टेडी हाँ में सिर हिलाता है। वो दोनों केव में बैठ जाते हैं और बात शुरू करते हैं। वो औरत कहती है कि मैं रेचल सोलांडो हूँ, लेकिन मैं एक पेशेंट नहीं थी। मैं पहले इस फैसिलिटी में डॉक्टर थी। टेडी शॉक में पूछता है कि तुम पेशेंट हो या डॉक्टर? रेचल कहती है मैं एक एक्सपेरिमेंटल पेशेंट बन गई हूँ। जब मैंने सच बोलना शुरू किया, उन्होंने मुझे पागल डिक्लेयर कर दिया। वो उसे बताती है कि इस आइलैंड पर एक सीक्रेट गवर्नमेंट एक्सपेरिमेंट चलता है। यहाँ लोबोटोमाइज पेशेंट को सुपर सोल्जर बनाया जा रहा है जो पेन फील नहीं कर पाते, जिंदा ज़ॉम्बीज़, और ये एक गवर्नमेंट मिशन है। टेडी हिला हुआ होता है। वो उसे पूछता है तुम्हें ये कैसे पता? रेचल कहती है क्योंकि मुझे भी ड्रग्स दिए गए, फूड में, मेडिसिन में और सिगरेट्स में। ये लोग माइंड कंट्रोल करना बहुत अच्छे से जानते हैं। तुम्हारे हाथों का कांपना भी उसी का एक निशान है। वो कहती है कि वो लोग पहले तुम्हें इंसेंट डिक्लेयर करेंगे, फिर तुम्हारे पास का एक ऐसा मोमेंट ढूंढेंगे और तुम्हें यही यकीन दिलाएंगे कि तुम पागल हो चुके हो। सब कुछ मैनिपुलेशन है। और जब तुम रजिस्ट करते हो तो तुम्हारे सपने, हेलुसिनेशन, फ्लैशबैक सब उसी ड्रग का इफेक्ट होता है। टेडी अब और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। वो पूछता है लेकिन लाइट हाउस में क्या होता है? रेचल शांत आवाज़ में कहती है ब्रेन सर्जरीज। वहाँ लोगों को घोष बना दिया जाता है। सब एक्सपेरिमेंट्स वहाँ होते हैं। टेडी उस केव में रात गुजारता है और अगले दिन सुबह होने पर वो निकल जाता है। वो पूछता है कि मैंने कल रात एक दोस्त को खोया। चक, क्या तुमने उसे देखा? रेचल बस एक लाइन कहती है, तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है मार्शल। केव से निकलने के बाद टेडी को फैसिलिटी का वार्डन मिलता है। वो कार में उसे वापस ले जाता है और इस दौरान उनके बीच एक गंभीर और सिंबॉलिक कॉन्वर्जेशन होती है। वार्डन कहता है गॉड लव्स वायलेंस मार्शल, और तुम भी उनके जैसे वायलेंट हो। टेडी शॉक्ड होता है लेकिन चुप रहता है। वार्डन फिर कहता है अगर मैं अभी तुम्हारे आँख में दांत घुसा दूँ तो क्या तुम मुझे रोक पाओगे? टेडी थोड़ा घबराता है, मगर वो कहता है कि तुम कोशिश करके देख लो। वार्डन मुस्कुरा के कहता है दैट्स द स्पिरिट। ये सिर्फ एक धमकी नहीं थी, ये एक फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट थी। वायलेंस, प्राइमल इंस्टिंक्ट और इंसान के अंदर के डार्कनेस के बारे में। और ये सब टेडी के पास्ट और उसकी असली नेचर का रिफ्लेक्शन है। वापस फैसिलिटी में टेडी फाइनली डॉक्टर कॉली से मिलता है। डॉक्टर कॉली पूछता है कल रात तुम कहाँ थे? टेडी कहता है मैं ये आइलैंड छोड़ने वाला हूँ और अपने पार्टनर चक को भी ले जाऊँगा। डॉक्टर कॉली का जवाब, कौन सा पार्टनर मार्शल? तुम तो यहाँ अकेले आए थे। टेडी शॉक में, उसका दिमाग घूम जाता है। अब उसे समझ आ रहा है कि डॉक्टर कॉली भी करप्ट है। वो तुरंत अपना सामान उठाता है और आइलैंड से भागने की प्लानिंग शुरू करता है। लेकिन तभी डॉक्टर जेरेमाया आता है। जेरेमाया टेडी से कुछ सवाल पूछता है, लेकिन टेडी सिर्फ इतना कहता है मैं इस आइलैंड से जा रहा हूँ और तुम लोग मुझे रोक नहीं सकते। तभी डॉक्टर जेरेमाया अपने पॉकेट से एक इंजेक्शन निकालने की कोशिश करता है, लेकिन टेडी अलर्ट होता है और तुरंत वो इंजेक्शन लेकर जेरेमाया को सेडेटिव दे देता है। डॉक्टर जेरेमाया बेहोश हो जाते हैं। टेडी वहाँ से भाग जाता है। अब उसका टारगेट है डॉक्टर कॉली की कार। वो उस कार को आग लगाने की प्लानिंग करता है। तभी उसे फिर दिखाई देती है डोलोरेस, उसकी पत्नी। डोलोरेस उसे रोकने की कोशिश करती है, टेडी मत जाओ, लाइट हाउस में मत जाओ, लेकिन टेडी उसकी बात नहीं सुनता। टेडी अपनी टाई की मदद से वो कार में आग लगाना चाहता है। कार ब्लास्ट होने से पहले हमें वहाँ एक छोटी लड़की दिखाई देती है। हाँ, वही लड़की जो हमने टेडी के सपने में पहले भी देखी थी। वो इस वक्त डोलोरेस का हाथ पकड़कर ब्लास्ट की तरफ चल रही होती है और बूम, कार में जोर का ब्लास्ट होता है और टेडी भागता है सीधा लाइट हाउस की तरफ। उसके चेहरे पर सिर्फ एक इमोशन है, डिटर्मिनेशन और एक पागलपन भरा सवाल, मैं कौन हूँ। अब टेडी भागकर लाइट हाउस की तरफ तो पहुँचता है, पर रास्ता ब्लॉक्ड होता है, इसलिए वो तैर कर लाइट हाउस तक का सफ़र पार करता है। एक गार्ड को बेहोश करके उसकी राइफल ले लेता है और धीरे धीरे लाइट हाउस के ऊपर चढ़ने लगता है। जब वो टॉप फ्लोर पे पहुंचता है तो वहाँ देखता है डॉक्टर कॉली उसका इंतज़ार कर रहा होता है। डॉक्टर कॉली कामली कहता है, वाई आर यू ऑल वेट बेबी? वही लाइन जो टेडी ने अपनी वाइफ डोलोरेस से अपने सपने में कही थी।
टेडी गन पॉइंट करता है कॉली पर, लेकिन कॉली कहता है बंदूक खाली है मार्शल। टेडी कंफ्यूज हो जाता है। डॉक्टर कॉली उससे पूछता है नीचे वाले गार्ड को कितनी चोट पहुंचाई है तुमने, और फिर फ़ोन करके फैसिलिटी में बताता है कि टेडी लाइट हाउस में आ गया है और डॉक्टर शियान को बुलाता है। टेडी सस्पिशियस होता है, तो क्या डॉक्टर शियान वापस आ गया है? कॉली कहता है नॉट एग्जैक्टली। टेडी हेलुसिनेट करता है डोलोरेस को, जो कहती है भाग यहाँ से, ये जगह तेरी मौत बनेगी। डॉक्टर सोलांडो के बारे में बताता है जो उसे केव में मिली थी, लेकिन कॉली कहता है वो सब तुम्हारी इल्यूजन था, ऐसा कोई डॉक्टर एग्जिस्ट नहीं करता। जब टेडी कहता है उसके हाथ काँप रहे हैं, कॉली कहता है क्लोरोप्रोमाजिन के विड्रॉल सिम्टम्स है, और फिर एक धमाकेदार सच्चाई सामने आती है। कॉली कहता है तुम हमारे पेशेंट हो पिछले 2 सालों से। टेडी बिलीव नहीं करता। कॉली उसका इंटेक फॉर्म दिखाता है और उस पर पढ़ता है पेशेंट 67 एंड्रू लेडीज। कॉली के बोर्ड पर 4 नाम लिखे होते हैं, डोलोरेस चैनल, रेचल सोलांडो, एंड्रू लेडीज और एडवर्ड डैनियल। और वो कहता है ये तुम्हारी लॉ ऑफ 4 है, सब एनाग्राम्स है। ये समझता है कि टेडी ने एक नई आइडेंटिटी बनाई है क्योंकि वो अपने क्राइम का सामना नहीं कर पाता है। उसकी वाइफ ने उसके बच्चों को लेक में डुबा कर मार दिया है और फिर टेडी ने उसे मार दिया। इस गिल्ट से बचने के लिए उसने एडवर्ड डैनियल नाम का एक हीरोइक पर्सोना क्रिएट कर लिया। टेडी एक बार कहता है मेरा पार्टनर चक का है। तभी चक रूम में आता है और सब शॉक्ड हो जाते हैं। हमें पता चलता है कि वो डॉक्टर लेस्टर शियान कोई और नहीं बल्कि चक है, टेडी का असली साइकियाट्रिस्ट। टेडी टोटली ब्रेक डाउन कर जाता है। उसे लगता है सब मिलकर उसे पागल बना रहे हैं। वो एक गन उठाता है और कॉली पर फायर करता है, लेकिन वो एक टॉय गन होती है और सब डिसअपियर हो जाता है। डॉक्टर शियान कहता है तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा दर्द, सब एक रिएक्शन है उसी गिल्ट का। कॉली उसके बच्चों की तस्वीरें दिखाता है, वही बच्चे जो उसके ड्रीम्स में थे। और फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। टेडी यानी एंड्रू डैनियल्स जब अपने लेक हाउस वापस आता है तो अपनी वाइफ से कहता है बेबी वाई आर यू ऑल्सो वेट। डोलोरेस एक क्रीपी स्माइल देती है और एंड्रू लेक की तरफ देखता है और उनके तीनों बच्चों की बॉडी उसे पानी में तैरती हुई दिखाई देती है। हम देखते हैं एंड्रू लेडीज यानी टेडी लेक में तैरता हुआ अपने बच्चों की डूबती हुई लाश को खींचकर किनारे ले आता है। वो उनके शरीरों को पकड़कर फूट फूट कर रोने लगता है। इस दर्द और तबाही के बीच डोलोरेस अभी शांत है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो कहती है अब हमारे बच्चे गुड़िया जैसे हो गए। एंड्रू अपने अंदर उठते गुस्से को मुश्किल से काबू में रखते हुए आखिरकार बंदूक उठाता है और अपनी बीवी डोलोरेस को गोली मार देता है। हम वापस वर्तमान में आ जाते हैं। अब एंड्रू लाइट हाउस के रूम में गिर जाता है, होश खो देता है, आंखें खुलती है और अब हम देखते हैं जिससे टेडी ने पहले रेचल समझा था वो दरअसल एक नर्स है जो उसकी देखभाल कर रही थी। लेकिन अब एंड्रू उसे अपनी बेटी रेचल लेडीज कहकर बुलाता है। तभी डॉक्टर कॉली एंड्रू से पूछते हैं तुम यहाँ क्यों हो? एंड्रू धीरे धीरे सच कबूल करता है, मैंने अपनी बीवी को मारा क्योंकि उसने मेरे बच्चों को मार डाला था। मुझे कुछ करना चाहिए था जब उसने अपार्टमेंट में आग लगाई। मैं जानता था वो बीमार है, लेकिन मैं उसकी मदद नहीं कर सका। वो कहता है उसने ये सब एक फेक पर्सनालिटी बनाकर छुपा दी क्योंकि वो ये सच झेल नहीं पा रहा था कि उसकी बीवी उसके बच्चों को मार सकती है। डॉक्टर कॉली कहता है हमने ये पहले भी किया था 9 महीने पहले, लेकिन फिर तुम दोबारा टेडी डैनियल्स बन गए। एंड्रू अब वादा करता है कि इस बार वो खुद को नहीं भूलेगा और वो कहता है कि मैंने जो किया मैं उसके लिए जिम्मेदार हूँ, मैं अपने जुर्म को कबूल करता हूँ। हॉस्पिटल की सीढ़ियों पर बैठे एंड्रू लेडीज और डॉक्टर शियान के बीच एक आखिरी बातचीत होती है। मौसम में एक अजीब सा सन्नाटा होता है। हवा तो ठंडी है लेकिन जज्बात गर्म है। एंड्रू थोड़ा शांत दिख रहा है, जैसे सब कुछ समझ आ चुका हो, लेकिन फिर वो पलट कर डॉक्टर शियान से कहता है चक क्या तुम कभी सोचते हो कि ये जगह वापस सुधर पाएगी? डॉक्टर शियान थोड़ा हिचकिचाता है। ये सुनकर उसका चेहरा पल भर के लिए बदल जाता है। डॉक्टर कॉली जो दूर खड़े रहते हैं उनकी आंखों में भी एक उदासी सी चमक है। दोनों डॉक्टर्स आंखों ही आंखों में एक सिग्नल एक्सचेंज करते हैं जैसे थेरेपी फेल हो चुकी है। लेकिन तभी एंड्रू एक आखिरी सवाल पूछता है, एक ऐसा सवाल जो सब कुछ बदल देता है। हाँ, यही सवाल जिसके बारे में स्टार्टिंग में बात कर रहा था। इज़ इट बेटर टू लिव एज अ मॉन्स्टर और डाई एज अ गुड मैन? डॉक्टर शियान अब उसकी तरफ ध्यान से देखता है। एक पल के लिए उसके चेहरे का सारा प्रोफेशनलिज्म गिर जाता है। वो समझ जाता है एंड्रू कई महीने की थेरेपी के बाद शायद पूरी तरह से ठीक हो गया था, लेकिन वो अपने गिल्ट, अपने पास्ट और अपने दर्द के साथ नहीं जीना चाहता। शायद उसने जानबूझकर दोबारा टेडी डैनियल्स बनने का नाटक किया ताकि उसे लोबोटोमाइज कर दिया जाए, ताकि वो अपने गिल्ट भरे सच से हमेशा के लिए छुटकारा पा सके। वो मॉन्स्टर बनकर जीने से अच्छा एक अच्छा आदमी बनकर जीना चाहता है। डॉक्टर शियान का चेहरा उस समय सब कुछ कह जाता है। एक दर्द भरी समझ, एक रिस्पेक्ट भरी बेचारी की स्माइल। जब वार्डन आते हैं और एंड्रू को ले जाते हैं, वो बिना किसी विरोध के साथ चला जाता है। आखिरी सीन में हम देखते हैं एंड्रू लाइट हाउस की तरफ देख रहा है जैसे उसने अपना फैसला कर लिया हो। तो ये थी पूरी कहानी शटर आइलैंड मूवी की। अब हम बात करते हैं उन शटल क्लूज की जो मूवी के हर फ्रेम में छुपे हुए हैं। फियर ऑफ वाटर। फेरी के सीन में ही टेडी को सी सिकनेस होता है।
पानी देखकर उसकी अनईजीनेस एक बड़ा सिंबल है, क्योंकि पानी डायरेक्टली उसके ट्रॉमा से जुड़ा हुआ है, जो है उसके डूबे हुए बच्चे। चक और गन का क्लू। जब चक अपना गन हैंडल करता है तो वो बिल्कुल ऑकवर्ड होता है, जैसे कोई ट्रेंड मार्शल ना हो बल्कि एक आउटसाइडर हो। और जैसे हम बाद में देखते हैं, चक असल में डॉक्टर शियान है, जो एक साइकियाट्रिस्ट है, ना कि कोई मार्शल। गार्ड्स का बिहेवियर। रिचल सोलांडो को ढूंढने के बहाने गार्ड्स बस टाइम पास कर रहे होते हैं, बहुत ही कैजुअल और केयरलेस एटीट्यूड में, क्योंकि असली में कोई पेशेंट मिसिंग ही नहीं था। ये सब टेडी के रोल प्ले का हिस्सा था। पेशेंट्स और टेडी। एक सीन में जब टेडी और चक हॉस्पिटल की ओर बढ़ रहे होते हैं, तब एक पेशेंट जो वहाँ पर स्वीप कर रही होती है, वो टेडी को देखकर मुस्कुराती है और चुप रहने का इशारा करती है। ये बात हमें ये दर्शाती है कि वो टेडी को मार्शल नहीं मानती, अपने जाने पहचाने एंड्रू लेडीज़ के रूप में देख रही है। इंटरोगेशन सीन। जब टेडी एक पेशेंट मिसेस कन से इंटरव्यू करता है, वो चुपके से उसके नोटपैड में कुछ लिख देती है। वो लिखती है रन। इसका क्या मतलब था? मिसेस कन खुद एक पेशेंट थी जो अपने मेंटल इंस्टेबिलिटी के कारण रियलिटी और इल्यूजन का फ़र्क नहीं समझ पाती। लेकिन रन का मैसेज दो तरह से इंटरप्रेट किया जा सकता है। या तो वो जेन्युइनली बिलीव करती है कि हॉस्पिटल डेंजरस है, या फिर वो टेडी या एंड्रू को एक सबकॉन्शियस लेवल पर ट्रुथ के करीब देखकर वार्न करना चाहती है कि वो अपने गिल्ट और पेनफुल रियलिटी से भाग जाए, क्योंकि फेस करना अनबेरेबल होगा। सिम्बोलिकली रन का मैसेज है कि टेडी अपनी सच्चाई से भागना चाहता है, और मिसेस कन जैसे पेशेंट जो अपने खुद के डेल्यूजन्स में जीते हैं, टेडी के मेंटल ब्रेकडाउन को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, इसलिए वो वार्निंग दे देती है। ये एक ब्रिलियंट फोरशैडोइंग है कि टेडी की अपनी रियलिटी इतनी पेनफुल है कि उसे बचने का एक ही रास्ता है, या तो अपने गिल्ट को फेस करे या पूरी तरह अपना दिमाग खोद दे। इस इंटरोगेशन के दौरान इंटरोगेशन रूम में टेडी और चक पेशेंट से पूछताछ करते हैं। एक छोटी सी विजुअल डिटेल है जो बहुत बड़ा हिंट देती है। गार्ड सिर्फ टेडी और पेशेंट्स के पीछे खड़े होते हैं, चक के पीछे कोई गार्ड नहीं होता। अगर लॉजिकली सोचो तो वो दोनों यूएस मार्शल है, दोनों की सिक्योरिटी के लिए गार्ड्स होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ चक यानी डॉक्टर शियान के आसपास कोई गार्ड नहीं है, क्योंकि वो असल में डॉक्टर है, हॉस्पिटल का एक पार्ट है, आउटसाइडर नहीं। ये सटल हिंट मूवी के मिडल में ही व्यूअर्स को बताता है कि टेडी एक रियल मार्शल नहीं है, वो अपने डिल्यूजन में जी रहा है, और चक एक अंडरकवर डॉक्टर है जो उसके मॉनिटरिंग कर रहा है। इसलिए गार्ड्स टेडी को भी पेशेंट जैसा ट्रीट करते हैं, जैसे एक अनस्टेबल और डेंजरस पेशेंट हो जिसे ट्रीट किया जाता है ताकि वो कोई नुकसान ना पहुंचाए। विजुअल स्टोरी टेलिंग का ये ब्रिलियंट एग्जाम्पल है, बिना डायलॉग के ही सच को दिखाना। इसलिए बॉस, हम मार्टिन स्कॉर्सेसे जैसे महान डायरेक्टर को बहुत मानते हैं। इसी दौरान एक और सीन होता है, जब भी मिसेस कन चक के पास पानी मांगती है, तब जैसे ही वो पानी का ग्लास अपने मुंह से लगाती है, तब हमें फर्स्ट फ्रेम में ग्लास दिखती है, अगली फ्रेम में ग्लास गायब। ये विजुअल ट्रिक टेडी के पानी के डर और गिल्ट को सिंबलाइज करता है कि वो अपने ट्रॉमा को देखना ही नहीं चाहता। केव सीन विथ रेचल। जब टेडी एक और रिचल सोलांडो से मिलता है, वो सीक्रेट एक्सपेरिमेंट्स और गवर्नमेंट कॉन्स्पिरेसी की बातें करती है, लेकिन लॉजिकली सोचो तो पूरा हेलुसिनेशन था। टेडी के फ्रैक्चर्ड माइंड का एक इल्यूजन था। सिंबोलिज्म। शटर आइलैंड हेविली सिंबोलिज्म पे बेस्ड है। वाटर रिप्रेजेंट्स ट्रूथ और ट्रॉमा। टेडी का पानी से डर डायरेक्टली उसके बच्चों के डेथ से लिंक्ड है। जब वो पानी से गुजरता है, वो अपने सबसे बड़े दर्द का सामना करता है। फायर रिप्रेजेंट्स इल्यूजन प्लस डिनायल। जब टेडी अपनी मर चुकी वाइफ डोलोरेस के फ्लैशबैक देखता है, हर जगह फायर दिखाई देती है। फायर उसके डिनायल का सिंबल है कि वो अपने गिल्ट और पानी से दूर भाग रहा है। फाइनल कॉन्फ्रंटेशन में जब टेडी लाइट हाउस के पास स्विम करता है और कार जला देता है, ये उसके फायर और वाटर दोनों से अपने फियर फेस करने का मोमेंट है। अब बढ़ते हैं ट्रुथ रिविलेशन की ओर। लाइट हाउस में फाइनली सच खुलकर सामने आता है। टेडी डैनियल्स कोई और नहीं बल्कि एंड्रू लेडीज था, जो एक रियल मार्शल नहीं, एक पेशेंट है। उसकी वाइफ डोलोरेस मेंटली इल थी, जिसने अपने बच्चों को पानी में डुबोकर मार दिया। एंड्रू ने उसके गिल्ट और दर्द से पागल होकर एक अल्टरनेट आइडेंटिटी क्रिएट कर ली, जिसमें वो खुद को एक हीरो और किसी और को विलन समझने लगा। जो क्राइम्स उसने किए वो उसने किसी और पर थोप दिए। डॉक्टर्स ने एक रिस्की थेरेपी प्लान बनाया। एंड्रू को अपने फैंटेसी पूरी एनेक्ट करने दी ताकि वो फाइनली अपने सच फेस कर सके। और एंड में डॉक्टर शियान यानी कि चक उसे कैजुअली पूछता है, हाउ डू यू फील टेडी? एंड्रू जवाब देता है, विच वुड बी वर्स, टू लीव एज अ मॉन्स्टर और डाई एज अ गुड मैन। ये लाइन सब कुछ बदल देती है। ये हिंट करती है एंड्रू जानता था अपना सच, लेकिन वो खुद को लैबोरेटरी के लिए सरेंडर करता है ताकि वो गिल्ट और दर्द से परमानेंट छुटकारा पा सके। अब हम बात करते हैं कंक्लूजन एंड थियरीज के बारे में। फिल्म के एंडिंग को लेकर दो मेजर इंटरप्रिटेशंस है। फर्स्ट वन, एंड्रू एक्चुअली क्योर्ड था, लेकिन वो लैबोरेटरी चूज करता है क्योंकि गिल्ट के साथ उसका जीना अनबेरेबल था। सेकेंड वन,
या फिर वो ट्रूली मेंटली अनस्टेबल था और थेरेपी फेल होने के बाद डॉक्टर्स ने उसे लोबोटोमाइज कर दिया। अगर हम नॉवल वर्जन में देखें तो एक्सपेरिमेंट क्लियरली फेल हो जाता है। एंड्रू की लोबोटोमी कर दी जाती है। आइलैंड पे कोई इविल कॉन्स्पिरेसी नहीं थी, सब कुछ उसके मेंटल इलनेस के आसपास था। एक्चुअली में नॉवल में एंड में एंड्रू वापस अपनी आइडेंटिटी खो देता है और टेडी डैनियल्स बन जाता है, जिस वजह से एक्सपेरिमेंट फेल होता है और उसे लोबोटोमाइज कर दिया जाता है। इसलिए जो लोग कहते हैं कि शटर आइलैंड पे कुछ शेडी चल रहा है, वो थियरी थोड़ा वीक पड़ता है। तो अब हम फाइनली बात करेंगे कंक्लूजन के बारे में। तो दोस्तों, शटर आइलैंड एक कहानी है ट्रॉमा, गिल्ट और अपने आप से लड़ते हुए इंसान की। एंड्रू लेडिस यानी टेडी डैनियल्स आखिर में मॉन्स्टर बन के जीना नहीं चाहता, इसलिए वो अच्छा आदमी बनकर मरना पसंद करता है। और पर्सनली मैं ये मानता हूँ कि एंड्रू अपने गिल्ट को एक्सेप्ट कर चुका था। वो जानता था कि उसकी सच्चाई क्या है, लेकिन वो लोबोटोमी का अपना कॉन्शियस डिसीजन बना लेता है ताकि वो अपनी गिल्ट भरी रियलिटी से हमेशा के लिए छुटकारा पा सके। अगर आपको ये ब्रेकडाउन और थियरी डिस्कशन पसंद आया हो तो पॉपकॉर्न थियरी टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको क्या लगता है, एंड्रू केयर था या नहीं। खैर, मैं हूँ हर्ष, मिलते हैं अगली थ्रिलर डिकोडिंग में। बाय।